नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। हम डिजिटल दौर की बात करें तो ये एक ऐसा दौर है जहां पर डिजिटल डेटा को करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी कहा जा रहा है, यानी 21वीं सदी की मुद्रा कहा जाता है डेटा को। और जब डेटा की बात हो तो भारत में डेटा संरक्षण को लेकर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत डिजिटल बन रहा है वैसे वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए सारे विभाग लगभग इस पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं और भारत में इस पर अनेकों अनुसंधान भी हो रहे हैं, विश्लेषण भी हो रहे हैं और नए नए नवाचार भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए किए जा रहे हैं। जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निर्भरता बढ़ रही है या कहें कि भारत डिजिटल बन रहा है, वैसे वैसे साइबर चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हम भारत की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन के दौर में हम हैं और यहाँ पर साइबर जो चुनौतियां हैं वो बहुत गंभीर हैं। भारत किस तरह से साइबर सुरक्षित भारत बने, इसके लिए अनेकों प्रयास हमारे देश में किए जा रहे हैं और उन प्रयासों में से सबसे बड़ा एक कदम है जिसे क्रांतिकारी कदम कहा जा रहा है, वो है डीपीडीपी एक्ट, जिसे कि हम पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी कहते हैं। ये कानून व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित करने के लिए भारत में लाया गया। 2023 में इसे लागू किया गया, लेकिन अभी भी इस कानून के बारे में लोग जानते नहीं हैं। साइबर सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया है, किस तरीके से जो पर्सनल डेटा साइबर प्लेटफॉर्म्स पर यूज होता है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से साइबर प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित किया जाए ताकि आम जन साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं उससे बचे रह सके। आज के प्रोग्राम में साइबर सुरक्षा और डीपीडीपी एक्ट पर हम बात करने वाले हैं और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर विकास शर्मा जी। आप फिलहाल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान पुलिस में हैं और फिलहाल आप जयपुर में पोस्टेड हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मिस्टर विकास, आपसे मैं बात करूं उससे पहले कुछ डेटा ऐसा है साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है ताकि वो इस विषय की गंभीरता को भी समझ सकें और डीपीडीपी कानून जो है उसकी जो औचित्य है उसको भी समझ सकें। साइबर क्राइम डेटा है ये एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार। तो अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो 2021 में साइबर जो क्राइम के मामले थे वो 52,974 थे भारत में, जो कि 22 में बढ़कर 65,893 हो गए हैं और ये इंक्रीज हुआ है 24.4%। और इसमें भी अगर हम कैटेगरीज अगर देखें तो साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं मेजोरिटीज हैं उनकी वो हैं 64.8%, एक्सटोर्शन के हैं 5.5%, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हैं 5.2% और जो क्राइम रेट है अंडर दिस कैटेगरी वो है 4.8% जो कि 2022 में बढ़ चुकी है। इक्वली राजस्थान का डेटा है जो कि मैं आने वाले डिस्कशन के दौरान में और इसमें शेयर करूंगी। 32.84% राजस्थान में भी इंक्रीज हुआ है। ये जो बदलता हुआ सिनेरियो हम देख रहे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हम भारत भी पहुंच बना चुका है। साइबर क्राइम आए दिन हो रहे हैं, आए दिन अखबार में भी देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी सिचुएशन आए दिन हम सुन रहे हैं। किस तरीके से सिनेरियो को आप देखते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम ब्रांच का जिम्मा आपके पास है जयपुर का, इस सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, मैं साइबर क्राइम जो हमारी पीएचयू की ब्रांच है राजस्थान की, उसको मैं देखता हूँ तो मैं आपको पूरे राजस्थान का एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। साइबर क्राइम, आप पहले हम उसका मतलब समझते हैं। साइबर क्राइम बेसिकली वो क्राइम है जो किसी ना किसी कंप्यूटर रिसोर्स की मदद से किया गया है। राइट। और उसका जो मेन टारगेट है वो आपका जो डिजिटल मनी है, चाहे वो बैंक अकाउंट के थ्रू है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू है जी, उसको किसी ना किसी तरह से साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा इकट्ठा करके अपने पास लेके जाना। दूसरा, इसके अलग अलग फॉर्म्स भी हैं जिसमें आपने भी मेंशन किया था, एक्सटॉर्शन करना, डिजिटल अरेस्ट करना या साइबर बुलिंग करना, साइबर स्टॉकिंग करना। तो इस टाइप के और भी इनके वेरिएंट्स हैं जो हमारे लिए आज एक मेजर चैलेंज के रूप में उभर के आए हैं। टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है, जब इसका विस्तार होता है तो उसके साथ साथ के चैलेंजेस भी आते हैं। तो उस तरह का चैलेंज आज हमारे सामने एक साइबर क्राइम है जिसमें मेनली मोबाइल रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको किसी ना किसी ट्रैप में या किसी प्रलोभन के द्वारा कोशिश की जाती है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई भी आपका डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा है या जो भी आपका प्रोफेशनल डेटा जी, या प्रोफेशनल डेटा है या ऐसा डेटा जो जिससे कि आप
आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, आपकी छवि को खराब किया जा सके, या आपके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो पर्सनल हैं, उन रिसोर्सेज को मिसयूज किया जा सके या मिस अप्रोप्रिएट किया जा सके। तो इस तरह की जो क्राइम है उनको मोटे तौर पे साइबर क्राइम के रूप में देख सकते हैं। जी, हम साइबर क्राइम को तो समझ रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि ये मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अगर हम हाल ही की एक रिपोर्ट का जिक्र करें, संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई थी और 2024 और 23 का ये आंकड़ा संसद में एक जवाब के में ये डेटा शेयर किया गया था। 2023 में लगभग 24 लाख साइबर अपराध सामने आए हैं भारत में, और 2024 में 36.37 लाख साइबर अपराध हमारे देश में सामने आए हैं। और ये जो अगर फाइनेंशियली इसका डेटा अगर कलेक्ट करें तो ये लगभग 22,845 करोड़ रुपए हैं जो साइबर अपराधियों ने लूट लिए हैं। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर अगर आम जन जागरूक रहना चाहे तो क्या स्टेप्स फॉलो करें? देखिए, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज के टाइम पे एक अगर मेजर समस्या कहें तो सबसे बड़ी समस्या अगर कहें तो वो साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड को भी साथ में लिया है, बिल्कुल ब्रॉड कैटेगरी में वो इनको हम साथ में ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है कि हम अवेयर रहें कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या आप जिस भी तरह से फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स या आपके पर्सनल अकाउंट्स, या अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो उस पर जो नंबर्स होते हैं वो, या आपके मोबाइल नंबर्स या OTP या इस टाइप की कोई भी आपकी जानकारी है, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है वो आपसे नहीं मांगता है। जी। तो यदि कोई आपसे इस तरह की चीज़ डिमांड कर रहा है तो आप बिल्कुल सावचेत हो जाएं कि वो आपसे साइबर क्राइम करने की एक प्रयास हो सकता है। जी। तो उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को कोशिश करें कि बिल्कुल भी शेयर ना करें। जी। यदि आप फिर भी किसी तरह से आपकी कोई जानकारी शेयर हो जाती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। उसके लिए केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी पोर्टल और हेल्पलाइन चलाए हैं, जिनके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। जी। पर एक और चीज मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, हम ये तो देख रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो बहुत सारे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो चर्चित मैटर्स आ रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट के। तो कानून भी ये कहता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, इसको ना माना जाए, फिर भी डिजिटल अरेस्ट जैसी सिचुएशन हम देख रहे हैं, लाखों रुपए लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहें? अब मैं इसको दो तरीके से आंसर करता हूँ। पहले मैं फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करता हूँ, फिर हम डिजिटल अरेस्ट की बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड मेनली इस टाइप के क्राइम्स किए जाते हैं कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या आपको किसी चीज़ का लालच देके कि आपके पैसे हम इस तरह से डबल कर देंगे, या आपको कोई हम ऐसा पैकेज दे देंगे कि आपको यहाँ हनीमून पैकेज मिल जाएगा या वेकेशन पैकेज मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करके कई सारे लोग आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। कुछ रिटर्न्स वो शुरुआत में देते हैं जो उसने प्रॉमिस किया है ट्रस्ट बनाने के लिए, एंड देन लेटर ऑन उसको हम देखते हैं कि वो आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाते रहते हैं, बढ़वाते रहते हैं, और विद टाइम एक समय आता है जब वो उस पैसों को लेके फरार हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटा फाइनेंशियल फ्रॉड को ऐसे समझा जा सकता है। दूसरा जो आपने बताया डिजिटल अरेस्ट का, वो वास्तव में कंसर्न का एक विषय है, क्योंकि उसमें आम भोले भाले नागरिकों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और एज सच पुलिस की तरफ से कोई भी, या पुलिस या कोई भी एजेंसी है जो लॉ इन्फोर्समेंट में काम कर रही है, वो डिजिटल अरेस्ट का काम नहीं करती है, और ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है डिजिटल अरेस्ट की। जी। उसके लिए जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो एक बिल्कुल सेपरेट है, और उसके लिए बाकायदा नियम कायदे कानून बने हुए हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने उसके लिए गाइडलाइंस तय की हुई है। जी। तो उसमें डिजिटल अरेस्ट कहीं भी नहीं है। किसी भी कोर्ट का, CBI का, इनकम टैक्स का या कस्टम्स के बहुत सारे इस टाइप के फ़ोन आते हैं लोगों के पास कि हमने आपका ये पार्सल पकड़ लिया है, या आपके किसी रिलेटिव को, बेटे को, आपके किसी भी नोन को हमने इस ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लिया है। और या कई ऐसे भी फ़ोन्स आए हैं जिनमें आपके पास नंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कॉल के हैं, और उसमें आपके कोई पार्सल की बात कर दी जाती है। तो इस तरह के केसेस में आप बिल्कुल भी डरे घबराएं नहीं। सबसे पहला काम आप ये करें कि यदि उन्होंने कोई ऐसे आपको कहा है कि आपके किसी रिलेटिव को अरेस्ट किया गया है, तो एक बार फ़ोन रख के वापस उसी से कंफर्म करें, क्योंकि सामने आया है कि 90% ऑफ द केसेस ऐसे हैं जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट करने की जो कोशिश की गई है उसको अगर स्टॉप करके क्रॉस वेरीफाई कर लिया गया है,
तो वो चीज़ बिल्कुल झूठी सामने हुई। जी, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। जैसा कि मिस्टर विकास ने बताया है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। तो आम नागरिकों को कम से कम एक चीज़ तो तय कर लेनी है कि कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का फ़ोन आए कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है या आपके किसी रिलेटिव को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको ये सब देना पड़ेगा जो जानकारी वो चाह रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, घबराएं नहीं, और अगर ऐसा कुछ है तो क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूर करें, जैसा कि मिस्टर विकास ने आपको जानकारी दी है। एक और डेटा आपके साथ हम शेयर कर दें कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का ये डेटा है। एक सर्वे भारत में किया गया जनवरी से मार्च 2025 के बीच, और ये सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि भारत डिजिटल भारत बन रहा है। किस तरह से मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का यूज़ भारत में हो रहा है, ये डेटा उसी से रिलेटेड है। और सबसे बड़ा एक जो डेटा निकल के आया कि 15 से 29 साल के जो युवा हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करें, और वो डेटा बहुत ज़्यादा है। 96.8% है रूरल एरिया में जो कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और 97% ऐसे लोग हैं 15 से 29 साल के जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और हर घर में, एक डेटा ये भी कहता है कि लगभग हर घर में एक स्मार्टफोन मौजूद है। हम डीपीडीपी एक्ट पर आते हैं क्योंकि ज़्यादातर पर्सनल डेटा हमारे मोबाइल में होते हैं। किस तरीके से डीपीडीपी एक्ट पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है? देखिए मैम, हम एक डिजिटल क्रांति के युग से गुजर रहे हैं, और ये एक बहुत हमारे लिए एक बहुत चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने उन एरियाज में भी आज हम इस डिजिटल क्रांति के कारण पहुंच पा रहे हैं जहां पे हम पहले नहीं पहुंच पाते थे। आज हमारे खेत में या हमारे गांव के रिमोट एरिया में वो सुविधाएं हम दे पा रहे हैं जो शायद हम पहले नहीं दे पा रहे थे। एक कनेक्टिविटी बड़ी है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए किसी डॉक्टर की कोई राय लेनी है तो वो आज एक गाँव का व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी वक्त रियल टाइम में ले सकता है। तो ये चैलेंज है, चूंकि इतनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो उसके साथ जो डेटा एसोसिएटेड है, बहुत सारा पर्सनल डेटा भी उसके साथ एसोसिएटेड है जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है। चाहे वो सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, या बैंक्स हैं, जहाँ पे भी। तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए जब डीपीडीपी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, और इसमें मेनली सब इस बात पे फोकस किया गया है कि आपका डेटा आपकी कंसेंट के बिना कहीं भी किसी जगह पे नहीं दिया जा सकता। तो जब भी आप स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, या आप कहीं अपना पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसमें कंसेंट के बारे में पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ऐप के शुरुआत में इंस्टॉल करते हुए उसमें परमिशंस की डिमांड की जाती है। आपका कैमरे की परमिशन होगी, या माइक्रोफोन की परमिशन होगी। तो कुछ ऐसे एक्सेस की, माइक्रोफोन एक्सेस की, आपके कीबोर्ड की एक्सेस की, फ़ोन नंबर की एक्सेस की, कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस की। तो यदि उस ऐप की रिक्वायरमेंट है कि आपको परमिशंस ग्रांट करनी हो, तब तो आप बिल्कुल ग्रांट कीजिए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई मैं पर्सनल चीज़ शेयर कर दूंगा, तो कोशिश कीजिए कि उन एक्सेसेस को आप ना दें, डिनाई करें उनको। क्योंकि बहुत सारी ऐप्स उनके बिना फंक्शन कर सकती हैं, और जिस काम के लिए आपने उनको यूज़ किया है वो आप कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन के वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हर जगह स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है। हर जगह स्मार्टफोन से बहुत सारी ऐप्स जो है इस टाइप की आई हुई हैं जो कि आप फोन पे इंस्टॉल भी करना चाहते हैं, वो अपने काम के लिए भी और एंटरटेनमेंट के लिए। प्रोफेशनल भी यूज है और पर्सनल भी यूज है। एक चीज यहाँ मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो डेटा कह रहे हैं वो कि 85.5% घरों में स्मार्टफोन है। इट मीन्स लगभग हर घर में एक स्मार्टफोन मौजूद है, और हमारे यंगस्टर्स मैक्सिमम टाइम स्मार्टफोन पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और खासकर एंटरटेनमेंट के लिए। तो बहुत सारी ऐप्स मात्र एंटरटेनमेंट के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, और उन ऐप्स को अगर पर्सनल एक्सेस दे दिया जाए तो वो कितना घातक हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये मैम बिल्कुल सेफली करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका डेटा और प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मिसयूज़ आपके खिलाफ किया जा सकता है। जैसा कि आप देखें, अभी हमने बात की, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स उसी टाइप के डेटा का यूज़ करते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसा डेटा अपनी शेयर कर देते हैं जो सेफ ऐप्स नहीं है। पहले तो आप जब भी, चाहे गूगल प्ले स्टोर हो या एंड्रॉयड का iOS सिस्टम हो, उससे जो वेरीफाइड ऐप्स हैं उन्हीं को ही डाउनलोड करें। कई बार हम एक्सटर्नल सोर्सेज से ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो फिर हमारे लिए एक नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। तो वेरीफाइड ऐप्स को डाउनलोड किया जाए ना। एक तरफ तो हम डिजिटल भारत के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा भारत विकसित भारत बन रहा है, और युवा भारत हमारा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे भारत में है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि भारत में लगभग 900 मिलियन
इंटरनेट यूजर्स हैं। यानी और दूसरा एक आंकड़ा ये भी कहता है कि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो साइबर अटैक्स के निशाने पर है, टारगेट पर है। तो एक तरफ तो इतना हम आगे तरक्की कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन में, और दूसरी तरफ अगर हम साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामलों की जागरूकता नहीं रखते हैं तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हमें जानना जरूरी है। हम डीपीडीपी एक्ट के कुछ प्रोविजंस की अगर हम बात कर लें तो कितना कारगर है ये साइबर सिक्योर करने में? जो एक्ट की मंशा है वो सबसे पहले यही है कि आपका जो डेटा है उसको सिक्योर रखा जाए, उसको किसी ऐसे हाथों में ना पढ़ने दिया जाए जिससे कि वो उसको मिसयूज किया जा सके। तो इसमें जो आपकी डेटा ले रहा है उसको आप कंसेंट होना, किसी माइनर का जो डेटा लिया जा रहा है उसके लिए उसके पेरेंट्स की कंसेंट होना, उस डेटा की प्रोटेक्शन के लिए डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर का लगाया जाना। जहां बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे अब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक की बात करें तो वहां पे बहुत सारा डेटा वो लोग इकट्ठा करते हैं, तो उनको डेटा फिड्यूशरी का नाम दिया गया है क्योंकि वो यंगस्टर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं और उन्हें जानकारी नहीं है कि किस चीज का एक्सेस उन्होंने दे दिया है। जी। तो उस पे जो भी आप डेटा शेयर कर रहे हैं उसके एक्सेस का और उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा इसमें दिया गया है। जैसे डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर की मैंने बात की, तो ये एक कंपनी के लिए एक मैंडेटरी है कि जो डेटा को हैंडल कर रही है कि वो एक डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर को बना के रखें। आपके डेटा को प्राइवेटली बिना आपकी कंसेंट के शेयर नहीं किया जा सकता। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी। हम दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे मिस्टर विकास कह रहे हैं, क्योंकि डीपी एक्ट पे हम शायद पहली बार हमारे दर्शक भी जान रहे होंगे एक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, पर्सनल डेटा का एक्सेस आप ही दे रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो गया उसके बाद साइबर हेल्पलाइन पे जाना या साइबर जो भी क्राइम हुआ है उसके बाद मदद मांगना, वो दूसरा एक स्टेप हो सकता है। लेकिन पहला स्टेप ये है कि जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम रील्स आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्यों ना उन पोर्टल्स को आप स्क्रॉल करें, उन वेबसाइट्स को देखें जो आपकी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं। आप अपना टाइम उस पर भी दें ताकि आप खुद को एजुकेट कर पाएं। जो कानून है वो आम लोगों के लिए है, और आम लोग अगर इस तरह से कानून की जागरूकता रखेंगे तो कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जानकारी ही आपको बचा सकती है। एक और चीज हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, डेटा सुरक्षा का अधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा का मिसयूज होने का मतलब है आपकी तमाम जानकारियां लीक हो गई और उनका कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन ये जो कानून है ये इसलिए लाया गया। इसमें सजा के क्या प्रावधान है मिस्टर विकास? क्योंकि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा होगी तो मेरे ख्याल से उल्लंघन नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें सजा इसी चीज को देखते हुए सजा का प्रावधान बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसमें जो डेटा हैंडल कर रही है एजेंसी उसको 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और आप क्वांटम देखें तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि यदि कोई इस डेटा को मिसयूज करता है या मिस हैंडल करता है और ये पाया जाता है कि उसके द्वारा ये चीज़ की गई है तो उसको बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये सीक्वेंशियल फेज में है, लेकिन इस लेवल तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो डेटा की सिक्योरिटी के प्रति बहुत गंभीर है हमारी जो सरकार है, और खासकर माइनर्स के डेटा के ऊपर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए भी हैं और इस तरह केसेस रहे भी हैं जहाँ पे उन डेटा को यूज करके आइदर मॉर्फिंग करके या स्पूफिंग करके लोगों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग भी की गई है, और इनफैक्ट क्राइम में भी कई जगह इन चीजों का इस्तेमाल इसी से जुड़ा हुआ मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट के बाद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और पोर्नोग्राफी को उसमें स्ट्रिक्टली बैन किया गया है और कानून को और कड़ा किया गया है। डीपीडीपी एक्ट में भी हम देखें तो सेक्शन 9 है एक, जिसमें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो डेटा है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, और किसी भी माइनर का डेटा लेने से पहले पेरेंट्स की कंसर्न जरूरी है। इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सेक्शन 9 का जो मेन पर्पस है वो यही है कि बच्चे को होने वाले ऑनलाइन अब्यूज से बचाया जा सके। और कई बार आप देखेंगे कि हमारे यंगस्टर्स हैं जो अभी माइनर एज में ही हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन का एक्सेस होता है, तो वो जाने अनजाने में या किसी के बहकावे में भी आके या प्रलोभन में भी अपना डेटा शेयर कर देते हैं, जिसको फिर साइबर फ्रॉडस्टर्स या कुछ क्रिमिनल्स या जो इस टाइप के भी व्यक्ति हैं जो पोर्नोग्राफी में डील करते हैं, तो वो लोग उसको मिसयूज कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको बनाया गया है कि जब आप अपनी एज भर रहे हैं एज 18 से कम, तो आपके जो भी डेटा है वो आपके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना शेयर नहीं हो। तो इसकी अवेयरनेस लोगों में ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत छोटी छोटी जानकारी के अभाव में अपनी कोई चीज़ बड़ा कई बार अपराध हो जाता है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम दर्शकों को बता दें, डीपीडीपी एक्ट यानी जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून है 2023, ये भारत का पहला
व्यापक डेटा सुरक्षा ढांचा स्थापित करता है। ये पहला कानून ऐसा है जो आपके डेटा को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी। मिस्टर विकास, राइट टू प्राइवेसी को भी डिस्कस कर लें, मैं कुछ और जानकारी बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 21 है संविधान का, वो हमें पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ तो देता है, लेकिन इस कानून में राइट टू प्राइवेसी का जिक्र किया गया है, तो उसको भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। डेफिनेटली, चूंकि आज के आप सिस्टम में देखेंगे तो एक क्लिक पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, ली जा सकती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और केंद्र सरकार ने भी विभिन्न जो रूल्स और गाइडलाइंस के तहत इसको एक्सप्लेन किया है और इस एक्ट में उसको एक बहुत इंटरनल पार्ट के रूप में डाला है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि प्राइवेसी के इन्वेजन के कारण ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है जहां पे ऑनलाइन अब्यूज या साइबर स्टॉकिंग इस टाइप के केसेस बहुत सारे हमारे सामने आए हैं। तो वहाँ पे भी जो डेटा की कंसेंट है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें शेयर कर बैठते हैं या हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा एक्सेस दिया है कि हमारी जो पर्सनल डेटा है, चाहे वो फोटोज़ के रूप में है, चाहे वो वीडियोज़ हैं या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उस डेटा को फिर दूसरे लोग उठा सकते हैं और उठा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए एक मैं ये भी सलाह देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे भी आप अपने प्रोफाइल्स को इस तरह से लॉक्ड और हिडन रखिए कि कोई भी अननोन आदमी उसको एक्सेस ना कर सके। उसकी ऑप्शन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी गई है और एक्ट में भी इसके बारे में बताया गया, इनके रूल्स के अंदर भी ये चीज़। यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की बात आती है कि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करें, एटलीस्ट उनके फंक्शंस को समझ लें कि किस तरह के फंक्शंस है, ऑपरेट कैसे करना है, और खासकर सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाले जो फंक्शंस हैं उनको जरूर समझ लें हमारे दर्शक। देखिए, डीपीडीपी एक्ट में 3-4 जो राइट्स हैं उसको हम रिपीट कर देते हैं, जैसा मिस्टर विकास ने जानकारी दी है। सबसे बड़ा डेटा सुरक्षा का राइट आपको देता है ये कानून, जो कि नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी, आपका पर्सनल डेटा आपकी बिना परमिशन के कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग की सहमति इसमें ली गई है। जो भी कंपनी आपका डेटा लेगी वो आपसे पहले कंसर्न मांगेगी, उसके बाद ही वो डेटा यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक डीपीबीआई यानी भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया जाएगा, जो कि इस तरह के मैटर्स को डील करेगा। सबसे अहम बड़ी जो जानकारी बड़ी थी वो है सेक्शन 9 की। जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, अगर उनकी कोई जानकारी कहीं भी दी जाती है तो माता पिता की सहमति जरूरी है। उस सहमति के बिना वो डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिस्टर विकास, एक और चीज जानना चाहेंगे, अनलॉफुल कंटेंट को हमारे यंगस्टर्स शायद समझते नहीं है। कई बार वो थ्रिल के कारण या कई बार वो लैंग्वेज के भी बैरियर्स तोड़ देते हैं और अनलॉफुल कंटेंट जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होता है, जो कि गैर कानूनी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ अगर जानकारी में आती है तो सबसे पहले आप हमारी जो साइबर हेल्पलाइन है और साइबर पोर्टल्स हैं उन पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं अवेयरनेस के पार्ट पे भी आऊँगा इस पे। रिपोर्ट करें और इससे घबराए नहीं, क्योंकि इस तरह का कंटेंट जितनी देर तक छुपाया जाता है उतनी देर तक वो लोगों को और हार्म करता है। तो यदि ऐसी कोई चीज़ आपकी जानकारी में आई है जहाँ पे अनलॉफुल कंटेंट आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, तो उस वेबसाइट को छोड़ें या उस ऐप को तुरंत वहाँ से हटाएं और आप उसको कंसर्न जगह पे रिपोर्ट करें। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन है, तो वो ऐसी मेलाफाइड ऐप्स को आपके फ़ोन या लैपटॉप या आपके कंप्यूटर सिस्टम से दूर रखेंगे। या फायरवॉल्स का इस्तेमाल है, उन फायरवॉल्स के इस्तेमाल से भी आप ऐसे मलेशियस वेबसाइट्स जो हैं जहाँ पे आपका पर्सनल डेटा या फिर अनलॉफुल कंटेंट, दोनों ही चीज़ें जहाँ जा रही हैं उनको आप रोक सकते हैं। और जहाँ आप ब्राउज कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने आईपी एड्रेस को प्रोटेक्टेड रखिए। बहुत है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस है जो अगर आपने कोई अनलॉफुल कंटेंट या तो पोस्ट किया या आपने ब्राउज भी कर लिया है तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आईपी एड्रेस ही है जो ट्रैक होता है। जी। एक और जानकारी हमारे दर्शकों को दे दे, राइट टू प्राइवेसी पर मिस्टर विकास ने जो जानकारी दी है वो बहुत अहम जानकारी है कि आपकी निजता का पूरा प्रोटेक्शन ये कानून करता है, लेकिन ये निजता एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में दिया गया है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कि ये गाना आपने सुना होगा, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी वो वाली मर्जी नहीं है, ये पूरी तरह से कानून के दायरे में है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपके कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है तो वो सही मानी जाएगी। मिस्टर विकास, साइबर हाइजीन को लेकर हमारे दर्शकों से आप क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे ताकि वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहें? साइबर हाइजीन के लिए सबसे पहला ही जो रिक्वायरमेंट है साइबर अवेयरनेस
और उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको अपने फ़ोन को वेरीफाइड ऐप्स से ही इंस्टॉल करें। कहीं भी थर्ड पार्टी ऐप्स जब भी आप इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि जो आपके फ़ोन या आपके जो प्रोवाइडर है या जो आपका प्ले स्टोर है उसके वहीं बाहर से जो ऐप्स हैं, कई ऐप्स ऐसी हैं जो कि आप डायरेक्टली वेब से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंटरनेट से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हुए विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इनके थ्रू डेटा लीकेजेस बहुत सारे होते हैं। और पोर्टल या हेल्पलाइंस हैं तो वो भी हम जानना चाहेंगे। जी 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 जी। तो यदि फिर भी किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग का केस हो या साइबर फ्रॉड का केस हो या फाइनेंशियल फ्रॉड का केस हो, तो सबसे पहला काम है कि आप यदि आप उसको 1930 जो हमारी हेल्पलाइन है, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, 1930 ये नेशनल हेल्पलाइन है। इस साइबर हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करा सकते हैं, या आप cybercrime.gov.in है जो वेबसाइट है, उस पे जाके भी आप खुद भी इन चीज़ों की एंट्री कर सकते हैं। जी जी। इसके साथ साथ यदि आपका मोबाइल फ़ोन कहीं मिसयूज़ हो गया है या लॉस्ट हो गया है या आपको खतरा है कि वो कहीं इस ऐसे गलत काम में यूज़ हो रहा है, तो संचार सारथी पोर्टल है जिसके थ्रू भी आप जाके अपनी चीज़ को इस बात को रिपोर्ट कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार हेल्पलाइन के नंबर हम रिपीट कर देते हैं और नोट कर लीजिए इनको। 1930 ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, साइबर क्राइम ब्रांच जयपुर का नंबर है 9257510100। दूसरा नंबर है 9256001930। अगर 1930 काम ना करे तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। और भी बहुत सारे पोर्टल और ऐप्स की जानकारी कानून की बात के माध्यम से हम समय समय पर आपको देते रहते हैं, उन पर आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। मिस्टर विकास, बहुत अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद। जितनी भी जानकारियां आज के प्रोग्राम में दी गई हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आप साइबर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर की निगरानी में है, यानी साइबर प्लेटफॉर्म की निगरानी में है। क्या ब्राउज कर रहे हैं वो पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सकता है, इसलिए ब्राउज भी सेफ करें और खुद को भी आप सेफ रखें। कानून के जानकार बनिए, दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।